नमस्कार दोस्तों, और आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं 2 जुलाई 2019 का आपका शिफ्ट 2 का एसएससी CHSL का आपका इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन का क्वेश्चन पेपर। तो चलिए शुरू करते हैं। और क्वेश्चन नंबर 1 आपके सामने है और देखो क्या लिखा हुआ है यहाँ पर हमको। ये हमारा फिल इन द ब्लैंक है और इसके अंदर जो है इस ब्लैंक में एक ऑप्शन जो है मोस्ट सूटेबल जो ऑप्शन है वो हमको फिलअप करना है, ठीक है ना। चलिए देखो क्या लिखा है। देयर वर नॉट इनफ tinsmiths इन वियना टू डैश द लैंटर्न्स फॉर स्ट्रीट लाइटिंग। तो यहाँ पे देखो टिनस्मिथ क्या होता है। टिनस्मिथ जो है ऐसे लोग होते हैं जो टिन का काम करते हैं, ठीक है, टिन से चीजें बनाते हैं। जैसे आप लोगों ने गोल्ड स्मिथ सुना होगा, है ना, जो सुनार होता है, जो आपका गहनों का काम करते हैं, सोने चांदी का जो काम करते हैं, है ना। आपने जो है ब्लैक स्मिथ सुना होगा, ठीक है। ब्लैक स्मिथ जो होते हैं वो कोयले के खदानों में काम करते हैं और उसी प्रकार से जो है टिन का जो काम करते हैं, बर्तनों वगैरह का काम करते हैं, लोहे का जो फ्रेम वगैरह कुछ बनाने का काम करते हैं, वो जो है आपके क्या कहलाते हैं, टिन स्मिथ्स कहलाते हैं। तो यहाँ पे उन्हीं की बात हो रही है कि यहाँ पर देखो ये आपका जो सेंटेंस है ये किस में है, पास्ट है ना, पास्ट टेंस का आपका सेंटेंस है ये, पास्ट का सेंटेंस है ये, ठीक है ना। और इसमें बताया जा रहा है कि देयर वर नॉट इनफ, वहाँ पे सफिशिएंट क्या नहीं है, टिनस्मिथ नहीं है। कहाँ पर है, वियना, वियना जो जगह है वहाँ पर नहीं है। क्या करने के लिए नहीं है, टू डैश। तो टू जो है, टू के बाद हमारा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आने वाला है, टू डैश द लैंटर्न। लैंटर्न को लैंटर्न जो लालटेन वगैरह होती है, जो आपके जो टॉर्च वगैरह जो होती है फॉर स्ट्रीट लाइटिंग के लिए, है ना, वहाँ पे टॉर्च की आवश्यकता पड़ती है। तो ये इनका काम क्या होता है भाई, इनका काम होता है कोई चीज़ बनाना, किसी वस्तु को मैन्युफैक्चर करना, ठीक है, प्रोड्यूस करना। तो यहाँ पे जो है आपका मैन्युफैक्चर जो वर्ड है वो बिल्कुल मीनिंग के हिसाब से यहाँ पर सही आ जाएगा, ठीक है ना, ठीक है ना दोस्तों। आपको मैन्युफैक्चर जो वर्ड है, क्योंकि ये टिन्स में जो है ये आपका नाउन है, ठीक है ना, ये आपका क्या है, नाउन है। एक ऐसे लोग होते हैं, कारीगर होते हैं जो इसका काम करते हैं और वो जाहिर सी बात है वो क्या करेंगे, वो मैन्युफैक्चर करने का काम करेंगे, बनाने का काम करेंगे, ठीक है। एग्जीक्यूट का मतलब होता है किसी चीज को लागू करना, शुरू करना, है ना, स्टार्ट करना, है ना, किसी को स्टार्ट करने के सेंस से है। अकम्प्लिश करने का मतलब होता है कंप्लीट करना, ठीक है, हासिल करना, कंप्लीट करना, है ना, या फिर पूर्ण करना, है ना, डन, उसको कर देना, उसको पूरा अकम्प्लिश करना, या फिर उसको टू अकम्प्लिश समथिंग मीन्स टू फिनिश समथिंग, है ना, बेसिकली कंप्लीट करना या फिर फिनिश करने के सेंसेस में होता है, या फिर प्राप्त करना, किसी चीज को हासिल करना, ठीक है। कंपोज करना, बेसिकली कंपोज जो है वो हम लोग किसी सॉन्ग्स वगैरह के लिए यूज़ करते हैं, है ना, कि उसको सॉन्ग्स को लिखना या उनको बनाना, उस सेंस में होता है। मैन्युफैक्चर किसी वस्तु के लिए होता है, किसी मटेरियल के लिए जो है मैन्युफैक्चर, आपका वर्ड बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। यहाँ पर हमको इसका मोस्ट अप्रोप्रिएट क्या चाहिए, हमको एंटोनिम चाहिए, ठीक है ना। क्या चाहिए, एंटोनिम। तो ये जो वर्ड है हमारा क्या, इनऑर्डिनेट, इसका मीनिंग होता है अनरीजनेबल। क्या मतलब होता है, अनरीजनेबल, है ना, अनरीजनेबल बिल्कुल इसका जो है आपका सिनोनिम होता है। तो इसका अपोजिट क्या हो जाएगा, रीजनेबल, कोई कारण देना, ठीक है। अनड्यू एडवांटेज का मतलब होता है फालतू का एडवांटेज, वेस्ट, है ना, अनड्यू का मतलब होता है वेस्ट, है ना, या फिर विदाउट एनी अनड्यू एडवांटेज मतलब व्यर्थ, जिसको हम बोल सकते हैं व्यर्थ, ठीक है, व्यर्थ के सेंस में आ जाएगा। और ये जो वर्ड है आपका एग्जॉर्बिटेंट का मतलब होता है वेरी एक्सपेंसिव। क्या मतलब होता है इसका, वेरी एक्सपेंसिव, जो चीज़ बहुत ज़्यादा महंगी हो, बहुत
कीमती हो, है ना, उसको कहते हैं। और एक्सट्रीम तो आपको पता है कि बिल्कुल एक एक्सट्रीम लिमिट की बात होती है, वेरी मच अब आप बोल सकते हो उसको, ठीक है। तो इनऑर्डिनेट जो है इसका मतलब होता है इसका एंटोनिम होता है रीजनेबल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है और इसमें ये हमारा एरर का क्वेश्चन है, ठीक है ना, एरर का हमारा क्वेश्चन है। इसके अंदर कुछ ना कुछ एरर है, हमको देखना है चलिए कि कहाँ पर हमारा एरर है। ठीक, देखो क्या लिखा है, ऑन सितंबर 11, 2001, एक पर्टिकुलर डेट यहाँ पर दी हुई है। कौन सी डेट है, सितंबर 11। ऑन, देखो ऑन मतलब पर, ऑन बिल्कुल सही है ना। हम किसी भी मंथ का जो नाम लिखते हैं उसके आगे ऑन प्रीपोजिशन लगाते हैं, तो ये आपका बिल्कुल राइट है। ऑन सितंबर 11, 2001 टू हाईजैक्ड एयरक्राफ्ट क्रैश्ड टू द वर्ल्ड ट्रेड सेंटर इन न्यूयॉर्क। तो ये आपको 9/11 की जो घटना है न्यूयॉर्क में जो टाइम स्क्वायर के ऊपर हुई थी वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर, आपको पता है कि 2 एयरक्राफ्ट को जो है सबसे पहले तालिबान के जो लोगों ने, उन्होंने सबसे पहले उसको हाईजैक किया और उसके बाद जो है वो वर्ल्ड ट्रेड सेंटर में उसको बिल्कुल अंदर उसको उसमें घुसा दिया, बोल सकते हो उसके अंदर बिल्कुल एक वो करवा दिया, ठीक है, क्रैश करवा दिया। तो ये उसी घटना की बात हो रही 9/11 की। अब इसमें आप एक चीज़ देखो कि क्या हो रहा है, देखो हमारा क्या एरर हो सकता है, ऑन सितंबर 11, ठीक है, 2001 ये बिल्कुल बराबर है। 2 जो हाईजैक्ड है ना, कैसे एयरक्राफ्ट, हाईजैक्ड एयरक्राफ्ट, तो ये वर्ब का सेकेंड फॉर्म, ये बिल्कुल बराबर है कि भाई वो जो एयरक्राफ्ट थे वो हाईजैक किए हुए एयरक्राफ्ट थे, वो क्या हो गए, वो क्रैश्ड हो गए, है ना। पुरानी बात बताई जा रही है ना, पास्ट की बात बताई जा रही है। तो वर्ब का सेकेंड फॉर्म ये आपका बराबर है टू द, है ना, टू द वर्ल्ड ट्रेड सेंटर, ये टू आपका रॉन्ग हो गया, है ना। कहाँ पे क्रैश कर दिया, वर्ल्ड ट्रेड सेंटर को, है ना, ये नहीं होगा, टू रॉन्ग हो जाएगा। कहाँ किया, वर्ल्ड ट्रेड सेंटर के अंदर क्रैश किया, ठीक है ना दोस्तों। टू ये जो है आपका क्या है, वर्ल्ड ट्रेड सेंटर है, तो उसके अंदर उसको क्रॉस करवाया गया, ठीक है ना, उसको क्रॉस करवाया गया, ठीक है। इसका मतलब बाहर से अंदर, है ना, ये हमारा होता है इनटू, है ना। इनटू और इन में आपका यही डिफरेंस है, इन और ये आपका जो है इनटू, ठीक है ना। तो इन का मतलब होता है में, और या फिर अंदर भी कैसे, पहले से कोई चीज अंदर हो, है ना। अंदर मतलब जो चीजें पहले से ही अंदर हो, है ना, उसको बोलते हैं क्या बोलते हैं, उसमें इन लगाते हैं हम लोग, ठीक है। उस केस में हम लोग क्या लगाते हैं, इन लगाते हैं। और कोई चीज जो बाहर से अंदर की ओर, है ना, जो बिल्कुल इसी तरीके से बाहर से अंदर, ठीक है ना, बाहर से अंदर की ओर, है ना, की ओर, ये इस तरह से अगर कोई आता है तो उसके अंदर जो है हम लोग इनटू लगाते हैं। तो कोई चीज जो है बाहर से जो है अंदर, बाहर से क्या जा रही है, अंदर की ओर जा रही है, तो जाहिर सी बात है उसको इनटू बोलेंगे, ठीक है। क्या बोलेंगे उसमें, इनटू प्रपोजिशन आपका बिल्कुल सही आ जाएगा, ठीक है ना। तो ये क्या हो जाएगा, क्रैश इनटू द वर्ल्ड ट्रेड सेंटर इन न्यूयॉर्क। तो यहाँ पे जो हमारा एरर है वो कहाँ पर आ गया, ये हमारा जो है एरर आ गया, हाँ, टू द जो है उसके बदले हमारा सी वाले में जो है हमारा एरर आ गया, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा जो है मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम आपको इसमें देखना है। देखो ये करंट का मतलब होता है रीसेंट, क्या होता है, रीसेंट, ठीक है ना, रीसेंट या फिर प्रेजेंट, ठीक है ना। करंट सिचुएशन जैसे हम बोलते हैं ना कि द करंट सिचुएशन, ठीक है, सिचुएशन टू गो ऑन अ टूर, ठीक है, टू गो ऑन अ टूर इज नॉट अप्रोप्रिएट,
ठीक है ना, बिल्कुल इस तरीके से कि द करेंट सिचुएशन टू गो ऑन अ टूर इज नॉट अप्रोप्रिएट, वो ठीक नहीं है। तो यहाँ पर करेंट का जो मतलब होता है वो होता है आपका प्रेजेंट। ठीक है, कैसी सिचुएशन, प्रेजेंट सिचुएशन जो है वो अप्रोप्रिएट नहीं है। ये जो वर्ड है क्या, एंटीक्वेटेड। एंटीक्वेटेड का मतलब होता है बिल्कुल ओल्ड फैशन। ठीक है ना, एंटीक्वेटेड का जो मीनिंग है वो होता है ओल्ड फैशन, जो पुराना जो ख्यालात है उस सेंस में यहाँ पर सेंस आ रहा है। तो इसका जो राइट हमारा आंसर है वो क्या हो जाएगा, प्रेजेंट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन जो है दोस्तों हमको इसमें इसका जो है हमको पैसिव फॉर्म में इसको कन्वर्ट करना है। ठीक है, देखो क्या लिखा हुआ है यहाँ पर, द जापानीज एम्परर एकिहितो abdicated the क्राइसेंथेमम थ्रोन इन अप्रैल 2019। तो यहाँ पे किसकी बात हो रही है, जापानीज एम्परर की, है ना, जापानीज एम्परर जिसका नाम क्या है, एकिहितो। अब क्या होता है दोस्तों, ये जो वर्ड है एब्डिक्टेड, ठीक है, एब्डिकेटेड, सॉरी, एब्डिकेटेड का मतलब होता है कैप्चर्ड। ठीक है, चाहे आपको इसका मतलब क्या होता है, कैप्चर्ड। अब मान लो आपको जो है इसका मीनिंग नहीं पता है, ठीक है, इसका मीनिंग अगर आपको नहीं पता है उसके बावजूद आप एक चीज समझ लो कि ये जो है हमारा क्या है, ईडी लगा हुआ है ना, ईडी लगा है मतलब वर्ब है, और वर्ब का कौन सा फॉर्म है, सेकंड फॉर्म है ना। इतना भी अगर आपने समझ लिया तो आपके लिए काफी है ना। तो ये आपका वर्ब है और वर्ब का ईडी लगा हुआ है मतलब कौन सा फॉर्म है, सेकेंड फॉर्म है। तो अब हमको जो है एक्टिव को जो है कन्वर्ट करना है किसमें, पैसिव के फॉर्म में। अब देख लेते हैं इसका थोड़ा, देखो ये आपका हो गया एक्टिव, यहाँ हमने बना दिया पैसिव। अब जैसे कि आपको पता है ना, एक्टिव में क्या होता है, यहाँ पे ये आपका एक्टिव है और यहाँ से लेकर यहाँ तक, है ना, क्या नाम है उसका, जापानीज एम्परर एकिहितो। ये हमारा क्या है, सब्जेक्ट है। भाई किसकी बात कर रहे हैं, इस एम्परर का नाम है, ठीक है। सब्जेक्ट हमारा कौन सा है, ये हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो इसका जो नाम है वो क्या है, एकिहितो। अब सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब का सेकेंड फॉर्म, और उसके बाद ये जो है क्या उसने कैप्चर किया, क्या कंट्रोल किया उसने, एक थ्रोन या गद्दी कंट्रोल करी, ये आपका हो गया ऑब्जेक्ट। और ये जो है बाकी जो आपका अदर वर्ड्स या एक्स्ट्रा वर्ड्स है। तो यहाँ एक्टिव वॉइस में हमारा फॉर्मूला हो गया सब्जेक्ट, वर्ब का सेकेंड फॉर्म और उसके बाद ऑब्जेक्ट। तो सीधी सी बात है, यहाँ आपका फॉर्मूला हो जाएगा सबसे पहले ऑब्जेक्ट और उसके बाद आता है आपका हेल्पिंग वर्ब। और हेल्पिंग वर्ब में क्योंकि ये हमारा सेकेंड फॉर्म है, ये हमारा हो जाएगा हेल्पिंग वर्ब का वॉज या वर, दोनों में से कोई एक आने वाला है। और वर्ब आपका आएगा थर्ड फॉर्म और उसके बाद जो है बाय, और उसके बाद आपका ये हो जाएगा सब्जेक्ट। ठीक है ना दोस्तों, ये क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट। सबसे पहले ऑप्शन, तो ऑप्शन क्या है हमारे पास, द क्राइसेंथेमम थ्रोन, है ना, क्राइसेंथेमम की जो गद्दी है, जो राजगद्दी है, वो उन्होंने कैप्चर की। तो शुरुआत जो है आपकी वो किससे होगी, क्राइसेंथेमम स्कोर की होगी। ठीक है, तो ये तो आपका क्या है, सब्जेक्ट है, इससे शुरुआत नहीं होगी, ऑब्जेक्ट से होगी। मतलब ये आपका रॉन्ग, क्यों, क्योंकि शुरुआत यहाँ पर किससे हुई, जापानीज एम्परर की, जो कि हमारा सब्जेक्ट है। तो ये नहीं होगा। आगे देखो, ये हो सकता है, पूरा समझते हैं। तो देखो द क्राइसेंथेमम जो थ्रोन है, ध्यान देना, वॉस, है ना, वॉस क्यों आया, देखो यहाँ पे पास्ट टेंस की बात हो रही है और ये जो क्राइसेंथेमम है ये कोई सिंगुलर नाउन है, ठीक है ना, किसी एक की, किसी की प्रॉपर नाउन है, किसी की बात हो रही है, वॉस, तो ये बराबर है वर नहीं आएगा। अब उसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म, तो ये ईडी जो है V2 के लिए भी लागू होता है और आपका V3 जो होता है उसके लिए भी ईडी है। तो वॉज एब्डिक्टेड बाय, है ना, बाय आ गया। उसके बाद आपका नाउन क्या, द जापानीज एम्परर, द जापानीज एम्परर एकिहितो उसका नाम। और ये जो आपके जो है अदर वर्ड्स हैं, तो ये अदर वर्ड्स जो हैं आपके कहाँ आ जाएंगे, यहाँ पर लास्ट में आपके अदर वर्ड्स आ गए। मतलब बी वाला जो है बिल्कुल राइट है दोस्तों आपका। ठीक है, आगे देखते हैं, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, हैज, तो ये हैज नहीं होगा, क्यों, क्योंकि ये परफेक्ट टेंस का है। और जब हम परफेक्ट का पैसिव करने जाते हैं तो वहां पे बीन आता है, एक्सक्यूज मी, है ना। तो इसका जब हम पैसिव करने जाते हैं तो वहां पर बीन आता है, और वो कब करते हैं, जब ये हमारा जो एक्टिव का है वहां पे हैज लिखा होता, वो परफेक्ट टेंस में होता। तो ये आपका सी वाला इसलिए रॉन्ग हो गया। और डी वाला आप देखो, इसमें क्या लिखा है, क्राइसेंथेमम थ्रोन इज आ गया। भाई प्रेजेंट टेंस में नहीं होगा। प्रेजेंट टेंस में कब होता, जब हम
यहाँ पर एबडिक्ट लिखा होता, एबडिकेट्स होता है ना, यहाँ पे ईडी नहीं होता, ये प्रेजेंट का आपका जो वर्ब होता तो हम लिख पाते यहाँ पर इज। तो ये भी हमारा जो है रॉन्ग आ गया, मतलब ए बी वाला जो है हमारा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखो यहाँ पर क्या करना है हमको, इसमें से इसके मीनिंग का एक वर्ड हमको निकालना है, ठीक है। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन ये आपका है। देखो क्या लिखा हुआ है, इम्पॉसिबल और एक्सट्रीमली डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड, है ना, कोई ऐसी चीज जो बहुत ही इम्पॉसिबल है, बिल्कुल नामुमकिन है, या बहुत बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट है उसको समझना, उसको कहा जाता है इनकॉम्प्रिहेंसिबल, ठीक है। बिल्कुल इसी तरीके से इनकॉम्प्रिहेंसिबल जो है वो उसका मतलब होता है कि एक बहुत ही नामुमकिन सी चीज या ऐसी चीजें, ऐसी वोकेबलरी या ऐसा कोई वर्ड या पैराग्राफ जो बिल्कुल नामुमकिन हो उसको समझना, इनकॉम्प्रिहेंसिबल आपका हो जाएगा। इनऑडिबल मतलब अनेबल टू हियर, ठीक है, जो सुनाई ना दे, तो अनेबल जिसको सुनना बहुत मुश्किल हो, है ना, जो हियर अनेबल टू हियर, तो वो आपका इनऑडिबल हो जाएगा। इनकम्पेटिबल का मतलब होता है अनफिट, है ना, जो उस चीज में जो है अनफिट है वो सेंस में आ जाएगा, ठीक है। इनकम्पेटिबल का आपका जो मीनिंग है वो क्या आ जाएगा, आपका अनफिट हो जाएगा, ठीक। उसके बाद अच्छा और क्या होता है, इनकम्पेटिबल अनफिट हो गया, इनहार्मोनियस या इनहार्मोनियस भी हो सकता है, इन हार्मोनियस, ठीक है, इनहार्मोनियस बोल सकते हो आप, जो अनफिट के सेंस में आ रहा है। इनएविटेबल मतलब जिसको टाला ना जा सके, ऐसी कोई चीज है जिसको हम जो है क्या नहीं कर सकते, टाल नहीं सकते, उसको बोलते हैं, है ना, जिसको बोलते हैं अनअवॉइडेबल, है ना, विच कैन नॉट बी अवॉइडेड, है ना, जिसको हम क्या नहीं कर सकते हैं, अवॉइड नहीं कर सकते, वो आपका इनएविटेबल हो जाएगा। तो इसका जो राइट आंसर है हमारा इनकॉम्प्रिहेंसिबल। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखो, इसके अंदर हमको सब्स्टिट्यूशन है, देखना है इसमें कुछ एरर है ना, एरर का ये आपका क्वेश्चन है, और कई सपोज कोई भी एरर नहीं है तो हमारा नो एरर इसमें आ जाएगा, ठीक है ना। चलिए कोशिश करते हैं। ही ट्राइड टू प्रिवेंट हिज फ्रेंड टू स्मोक, है ना, तो टू स्मोक मतलब धुएं से, उसने अपने मित्र को, उसने कोशिश की क्या, अपने मित्र को दूर रखने की, प्रिवेंट करने की, अपने मित्र को वंचित रखने की, बचाने की, किससे, अपने मित्र को, टू स्मोक, तो टू स्मोक धुएं से दूर रखने की यहाँ पर बात नहीं हो रही। वो किस चीज के लिए प्रयास कर रहा है, वो अपने दोस्त को वंचित रखने की या उससे दूर रखने की प्रयास कर रहा है, किससे कर रहा है, टू स्मोक नहीं होगा, फ्रॉम स्मोकिंग, यहाँ पे स्मोकिंग का मतलब होता है सिगरेट पीना, तो सिगरेट पीने से, है ना, यहाँ पे फ्रॉम का मतलब हो गया सी, तो ये आपका फ्रॉम प्रीपोजिशन बिल्कुल सही है, और फ्रॉम स्मोकिंग जो वर्ड है आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा, ठीक। चलिए ये हमारा जो है रीअरेंजमेंट का आपका क्वेश्चन हो गया, ठीक है, रीअरेंजमेंट का आपका क्वेश्चन हो गया। 4 इसमें ऑप्शंस दी हुई है ए बी सी डी, और ये सब जो है आपके सेंटेंसेस जम्बल्ड के फॉर्म में है, आगे पीछे है, आपको एक सीक्वेंस में इनको सेट करना है ताकि आपका पूरा का पूरा एक जो पैसेज है वो पूरा मीनिंगफुल बन जाए, है ना। तो अब इसके लिए हमको ये कोशिश करना है कि सबसे पहले हम ये देखें कि हम इस पूरे पैसेज की शुरुआत किस सेंटेंस से करें, मतलब उसको कहते हैं स्टार्टर। तो इन चारों में से हमारा कोई एक ऑप्शन जो है वो हमारा क्या होगा, स्टार्टर होगा, ऐसा सेंटेंस होगा जिससे कि हम उसकी शुरुआत कर सकते हैं। तो एक तो हमको ढूंढना है स्टार्टर, और दूसरा हमको हेल्प लेना है किसकी, पेयर की। भाई दो पॉइंट्स की जोड़ी हम बनाएंगे, बड़ी आसानी से हमारा आंसर निकल कर आ जाएगा। चलिए देख लेते हैं। देखो यहाँ क्या लिखा, इन द ओपनिंग सीन, कि भाई शुरुआती सीन में क्या हुआ कि द यंग बॉय पिप मीट्स एन एस्केप्ड कन्विक्ट इन द ग्रेवयार्ड, कि ओपनिंग सीन जो था, शुरुआती सीन जो था, उसमें एक बहुत ही एक लड़का, छोटा एक लड़का जिसका नाम था पिप, ये आपका प्रॉपर नाउन है, ये मिलता है ना, यंग बॉय पिप, ये किससे मिलता है, एन एस्केप्ड कन्विक्ट इन द ग्रेवयार्ड, है ना। ग्रेवयार्ड में, ग्रेवयार्ड मतलब जहाँ पे दफनाया जाता है उसकी बात हो रही है ना, वहाँ पे वो एक कन्विक्ट जो एक
जेल में जो कन्विक्ट है, अभियुक्त जिसको बोलते हैं कि जो सजा के लिए जिसको सजा सुनाई जानी है ना, जिसके ऊपर आरोपी है ना, आरोपी जो है एस्केप मतलब भागा हुआ, कहीं से जेल से भागा हुआ आरोपी जो है वो उससे पिप जो है वो मीट्स करता है, मतलब मिलता है उससे, पिप का जो है इस कन्विक्ट का इस आरोपी से सामना होता है। ठीक है, ये हो सकता है हमारा स्टार्टर। क्यों? क्योंकि ओपनिंग सीन की बात हो रही है ना, स्टार्टिंग की बात हो रही है, ये हमारा स्टार्टर हो सकता है। आगे देखते हैं, ग्रेट एक्सपेक्टेशंस इज अ नॉवेल बाय चार्ल्स डिकन्स। ये भी हमारा हो सकता है कि भाई ये नॉवेल का नाम लिखा हुआ है, इस उपन्यास का नाम लिखा हुआ है, और ये किसके द्वारा लिखा गया? ये लिखा गया चार्ल्स डिकन्स के बारे में, जिसकी कहानियां आप लोगों ने बहुत सुनी है। और इसका नाम क्या है इस नॉवेल का? ग्रेट एक्सपेक्टेशंस। ठीक है, इसका क्या नाम है? ग्रेट एक्सपेक्टेशंस इसका नाम है। तो ये भी हमारा स्टार्टर हो सकता है। ठीक है, अभी थोड़ा सा कंफ्यूजन है, ए होगा कि बी होगा, लेकिन लग रहा है कि ए की ज्यादा चांसेस, सॉरी बी के चांसेस ज्यादा है। ठीक है, आगे देखते हैं। द नॉवेल इज, है ना, द नॉवेल इज सेट इन कैंट एंड लंदन इन द अर्ली 19th सेंचुरी। ये देखो, अ नॉवेल होता तो हम मान के चलते कि चलो एक नॉवेल है, उसकी बात हो रही है और वो यहाँ इस जगह पे सेट हुआ और अर्ली 19th सेंचुरी में, लेकिन यहाँ पे क्या बोला? द नॉवेल, मतलब वो स्पेसिफिक नॉवेल, मतलब जाहिर सी बात है इसके पहले इस नॉवेल की डिस्कशन हुई है ना, इस नॉवेल के बारे में बात हुई है, तभी यहाँ पे क्या लगा है? द नॉवेल, मतलब वो नॉवेल, वो स्पेसिफिक नॉवेल जिसकी जानकारी पूर्व में दी गई। मतलब ये हमारा स्टार्टर नहीं है, मतलब सी से हम सेंटेंस की स्टार्टिंग नहीं करेंगे। ठीक, आगे, इट डेपिक्ट्स, कौन डेपिक्ट कर रहा है? इसकी इंफॉर्मेशन नहीं मिल पा रही। इट क्या है हमारा? इट हमारा क्या है? प्रोनाउन है ना, इट हमारा क्या है? प्रोनाउन है। तो ये डेपिक्ट करता है क्या? द पर्सनल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ एन ऑर्फन नेम्ड पिप, है ना। तो ये क्या शो करता है? एक पर्सनल ग्रोथ और डेवलपमेंट ऑफ एक ऑर्फन जो कि अनाथ है, लड़का है जिसका नाम है पिप। तो इसमें एक चीज समझ में आ रही है कि डी हमारा स्टार्टर नहीं है। अब या तो हमारा ए होगा स्टार्टर या हमारा बी होगा। अब आप लोग बताओ कि क्या होगा स्टार्टर। भाई यहाँ पे क्या बता रहा है? ओपनिंग सीन में यंग बॉय पिप जो है वो किससे मिलता है? एन एस्केप्ड कन्विक्ट से मिलता है ग्रेवयार्ड के अंदर। भाई ओपनिंग सीन तो हो गया, लेकिन ओपनिंग सीन किसका? भाई मुझे बताओ किसके ओपनिंग सीन की बात हो रही है? इसकी इंफॉर्मेशन हमको इससे शुरुआत करेंगे तो कैसे पता चलेगी? मतलब इस ओपनिंग सीन की, ये ओपनिंग सीन कहाँ का है, किस में है? नॉवेल में है कि कुछ और है, कोई मूवी में है कि ओपेरा में है, किस में है? इसकी इंफॉर्मेशन कहीं ना कहीं दी होगी। मतलब ए भी हमारा स्टार्टर जो है वो नहीं है। ठीक है ना, ए हमारा स्टार्टर नहीं है, इसका मतलब डी हमारा आंसर हो गया। ठीक है ना, डी हमारा आंसर हो गया। आप देखो बिल्कुल बराबर बैठेगा। देखो क्या बोला है? बी और सी। बी से शुरू करेंगे। देखो ग्रेट एक्सपेक्टेशन जो है एक नॉवेल है, ये किसके द्वारा लिखा गया? ये लिखा गया चार्ल्स डिकेंस के द्वारा। उसके बाद देखो सी, द नॉवेल इज सेट, कहां पे सेट हुआ? देखो यहां किसकी बात हो रही है? नॉवेल की बात हो रही है। और उसके बाद देखो कंटिन्यू हो गया क्या? नॉवेल। बिल्कुल पेयरिंग हो रही है, बी और सी की आपकी पेयरिंग हो गई कि ये नॉवेल लिखा गया और फिर ये जो नॉवेल है ये कहां पर सेट था? कैंट और लंदन में। कब क्या ड्यूरेशन क्या था? अर्ली 19th सेंचुरी में। अब आगे देखो, उसके बाद डी, तो इट डिपिक्ट, इट कौन है? इट किसके लिए यूज हुआ? जाहिर सी बात है उस लड़के के लिए तो होगा नहीं, नॉवेल के लिए होगा। तो इट हमारा जो है वो किसके लिए यूज हुआ? वो नॉवेल के लिए यूज हुआ। तो बिल्कुल यहाँ पे आपका सी और डी का भी पेयरिंग हो गया कि ये डिपिक्ट करता है एक पर्सनल ग्रोथ और डेवलपमेंट किसका? ऑफ एन ऑर्फन, एक अनाथ बच्चा जिसका नाम था पिप। फिर ये देखो फिर क्या है हमारा? डी, एक मिनट, फिर हमारा हाँ ए। तो इन द ओपनिंग सीन, ओपनिंग सीन में क्या हुआ कि यंग बॉय जो पिप है वो किससे मिलता है? एक एस्केप कन्विक्ट से। उसकी मुलाकात ग्रेवयार्ड में होती है। मतलब बिल्कुल हमारा डी वाला बी सी डी ए का पेयरिंग बिल्कुल राइट है। डी हमारा आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपके सामने है, देखो इसके अंदर जो है आपको इस पूरे के पूरे सेंटेंस का वन वर्ड, ये एरर है, ठीक है, वन वर्ड हमको निकालना है। देखो क्या लिखा है? अ टाइप ऑफ डोम शेप, है ना, एक डोम शेप होता है इस शेप का, और शेल्टर है, ठीक है, बिल्ड फ्रॉम ब्लॉक ऑफ सॉलिड स्नो। स्नो का मतलब है आइस। तो ये आप लोगों ने जो है
ये आप लोगों ने जो है पूरा इस शेप का जो है आपने देखा होगा, एक इग्लू जो होता है बर्फ में जो होता है, ठीक है, बर्फ में पूरा उसको इग्लू बनाते हैं ये लोग, और बर्फ में जो वहाँ पे जो लोग रहते हैं उनको एस्किमोस बोलते हैं। तो ये जो आपका क्या होता है, ये इग्लू होता है। क्या होता है? इग्लू होता है। तो बिल्कुल ये आपका इग्लू किसका बनता है? आइस का, आइस या स्नो का बना हुआ एक होम होता है, ठीक है ना। वैसे ही ये जो चैलेट जो होता है ये वुडन हट होता है, लकड़ी का बना हुआ, ठीक है ना। खास करके जहाँ बहुत ज़्यादा बारिश वगैरह होती है वहाँ पर ये बनाते हैं, वुडन हट होता है। और ये विगवैम जो है ये आपका एक ऐसा हट होता है जो किसी स्किन से बनता है या पत्ती लीफ से बनता है ना। ये स्किन या फिर लीव्स है ना, लीव्स कवर्ड हट, ऐसी झोपड़ी जो पत्तियों से या फिर चमड़ी वगैरह से, किसी की खाल जो वगैरह होती है ना उससे कवर करके बनाई जाती है। तो ये फिर से लिख देता हूं मैं, उसको विगमैन बोलते हैं, ठीक। ठीक है, तो ये हमारा जो राइट आंसर है वो इग्लू आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखो 10th वाला हमारा, इसमें दिस इज ईडियम। देखो टिट फॉर टैट, टिट फॉर टैट का आपको बिल्कुल मतलब इसका पता होना चाहिए। हिंदी में ये मुहावरा आपका होता है जैसे को वैसा या तैसा, ये बोलते हैं ना, जैसे को तैसा, है ना, जैसे को तैसा, है ना, या मतलब जो जैसा कर्म करेगा वैसा फल मिलेगा। मतलब जिसको जो हमारे साथ जैसा व्यवहार करता है उसको उसी प्रकार से जवाब देना, है ना, उसी की जुबान में उसको आंसर देना, जवाब देना, है ना। ये कई बार हम लोग यूज करते हैं। तो टिट फॉर टैट का मतलब होता है जो हमारे साथ जैसा करता है उसको वैसा ही हमको जवाब देना, है ना। तो क्या होगा? टू रिवॉर्ड पीपल लोगों को, फॉर द गुड डन, लोगों को इनाम देने की यहाँ पे बात नहीं हो रही। टू डू हार्म एज डन टू यू, हाँ बिल्कुल, टू डू हार्म एज डन टू यू, भाई जैसा अगर वो आपको नुकसान करता है तो आप भी उसको नुकसान करो, उसका मीनिंग होता है टिट फॉर टैट। मेक समथिंग एंग्री, किसी को गुस्सा दिलाना या किसी का फायदा उठाना, वो सब नहीं। बिल्कुल आपको जो है दोस्तों मैं आपको बताऊं ईडियम्स में कोई ट्रिक काम नहीं आती है, ठीक है ना। कोई भी ट्रिक आपकी काम नहीं आती ईडीएम में। आप ट्रिक लगाओगे या आप सोचोगे टिट फॉर टैट से मैं कोई ना कोई मतलब निकाल लूं, और उसमें आप कंफ्यूज हो जाओगे और कोई भी आप ऑप्शन को टिक कर दोगे, क्योंकि बहुत ही क्लोज मीनिंग होता है, ठीक है। इसलिए आपको एक बार ईडीएम्स तो बिल्कुल पढ़ के जाना है, एक बार सबको एक बार गो थ्रू करना है। एक बार भी आपने कहीं से भी सुन लिया होगा ना इसके बारे में तो आप कभी नहीं भूलोगे, इतने ईजी है। पर एक बार आपको सुनना, पढ़ना या देखना बहुत जरूरी है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो आप, सेम ईडियम, इसका भी मीनिंग आपको पता होना चाहिए। बाइट योर टंग, अपनी जीभ को काट लेना। अब क्या मतलब है बाइट योर टंग, है ना, बाइट योर टंग, जीभ काट लेना। उसके बाद क्या होता है? कुछ बोल नहीं पाते, है ना, कुछ बोल नहीं पाते तो उसमें क्या होता है? मतलब अपने शब्दों को दबा लेना, अपने वचनों को, अपनी बात को, अपने स्पीच को नहीं बोलना, है ना, रुक जाना। मान लो आपको कुछ बोलने की इच्छा हो रही है लेकिन आपके बोलने से कोई नुकसान होगा तो आपने क्या किया? यू बाइट योर टंग, है ना, अपनी जीभ को आपने रोक लिया, मतलब बोलने से रोक लेना, है ना। तो ये टॉक फॉर लॉन्ग टाइम नहीं होगा। बी इम्पॉसिबल, किसी चीज को नहीं समझना, वो भी नहीं होगा। गेट ब्रूशेस, छाले वगैरह पड़ जाना, मुंह में इन्फेक्शन हो जाना, वो भी नहीं होगा। स्टॉप योरसेल्फ फ्रॉम सेइंग समथिंग, कुछ बोलते बोलते जो है रुक जाना, ठीक है, कुछ कहते कहते रुक जाना, वो होता है बाइट योर टंग, ठीक। 12th आप देखें यहाँ पर हमको सेम आपका एरर का क्वेश्चन है, इसका मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन हमको देखना है, और कोई भी इंप्रूवमेंट नहीं है तो फिर नो इंप्रूवमेंट को हम लोग टिक कर देंगे। देखो क्या लिखा है, द बॉयज वर डिलाइटेड ऑन द आइडिया ऑफ गोइंग टू गोवा। तो बॉयज वर डिलाइटेड ऑन द आइडिया ऑफ गोइंग टू गोवा, लड़के जो थे वो इस बात से खुश थे, वर डिलाइटेड, ये आपका पैसिव का सेंटेंस है, ठीक है ना। ये आपका किसका है? पैसिव। कैसे पता चला? कभी भी ध्यान देना, वॉस या फिर वर आपका आता है और उसके बाद जो है वर्ब का थर्ड या फिर सेकंड कोई फॉर्म आ रहा है ना, मतलब आप समझ जाओ कि ये हमारा पैसिव का स्ट्रक्चर है। बिल्कुल आपको ये हिंट मैं आपको दे रहा हूं कि कभी भी
वॉज या वर आया, उसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म आता है, मतलब वो पैसिव का स्ट्रक्चर है। या ठीक है, आप ऐसे भी याद रखो कि वॉज वर आया, उसके बाद कोई भी वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है तो उसको थर्ड में करना है, वो आपकी एरर हो जाएगी, मतलब वो पैसिव में होता है आपका सेंटेंस। ठीक है, आप देख लेते हैं। देखो द बॉयज, तो द बॉयज क्या है आपका प्लूरल नाउन है, एक से ज्यादा लड़कों की यहाँ पर बात हो रही है, तो जाहिर सी बात है ये आपका प्लूरल नाउन है, तो ये जो वर्ब है ये भी आपका क्या होगा, प्लूरल वर्ब है, जो कि बिल्कुल सही है ना। सब्जेक्ट और वर्ब दोनों का जो एग्रीमेंट, दोनों का जो अरेंजमेंट वो प्रॉपर है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसके बाद जैसे कि मैंने बताया कि ये आपका पैसिव का है, तो पैसिव हमारा यहाँ पर बराबर है, डिलाइटेड V3 आ गया। अब ऑन द आइडिया, ये हमारा प्रीपोजिशन गलत हो गया है ना, कि द बॉयज वर डिलाइटेड ऑन के आइडिया के ऊपर, लड़के जो हैं खुश थे उस आइडिया पर, किस आइडिया का, ऑफ गोइंग, ऑन द आइडिया ऑफ गोइंग टू गोवा, गोवा जाने का आइडिया। तो ये देखो गोवा जाने का, तो ये ऑफ तो आपका बराबर है, लेकिन ऑन गलत हो गया। एट द आइडिया ऑफ गोइंग, ये बिल्कुल ये स्ट्रक्चर आपको याद रखना है कि एट द आइडिया, उस पर्टिकुलर आइडिया पर, है ना, यहाँ पे उस स्पेसिफिक आइडिया, कौन सा आइडिया, सॉरी कौन सा आइडिया, गोवा जाने का जो आइडिया है उसके ऊपर, मतलब स्पेसिफिक आइडिया किसी की बात हो रही है, तो आपका एट द आइडिया ऑफ बिल्कुल आपका राइट प्रीपोजिशन हो जाएगा। ठीक,